कोरोना महामारी का ये संकट शहरों तक ही सीमित नहीं है, ग्रामीण इलाकों में भी इसने अपनी जड़ें जमा ली हैं और ये ज्यादा बड़ी चिंता की बात है। दूर के ग्रामीण इलाकों के हालात धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, लेकिन आपको सबसे पहले दिल्ली के आसपास के गांवों की बात बताते हैं। दिल्ली के करीब ही है ग्रेटर नोएडा और इनके जो गांव बेशकीमती, जिनकी जमीन पर लाखों करोड़ों के फ्लैट बने हैं, उन गांवों के हालात ये हैं कि कई लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। सैकड़ों लोग इन गांवों में बीमार हैं, लेकिन इन लोगों के पास न तो अच्छे डॉक्टर हैं, न ही जांच की अच्छी सुविधाएं। वो ग्रामीण झोला छाप डॉक्टरों के भरोसे हैं। हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला इस एक गांव में गए ग्रेटर नोएडा के, वहां से उन्होंने ये ग्राउंड रिपोर्ट की। ग्रेटर नोएडा के खुर्दपुर गुज्जर गांव में बुधवार को एंटीजन टेस्ट कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची है। 50 लोगों के एंटीजन टेस्ट के बाद 3 लोग पॉजिटिव मिले हैं, लेकिन गांव के प्रधान की माने तो 20 दिनों में 26 लोगों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों लोग बुखार खांसी से बीमार हैं। कितने लोगों की अभी तक आपके गांव में डेथ हुई है, जैसा कि लोग बता रहे हैं? अभी जो है 26 जो है वो डेथ हो चुकी हैं और अभी और जो है पीड़ित हैं, अभी बीमार हैं गांव। भाभी को बुखार आया, बुखार आने के बाद उन्हें दवा दिलवाई गई, लेकिन वो बुखार उनका नहीं उतरा। दूसरे दिन उन्हें जब सांस लेने में 24 घंटे के बाद उन्हें दिक्कत पैदा हुई। दिन पे दिन इतनी परेशानी हुई कि वो आईसीयू में चली गई और उसके बाद वो इतनी ग्रसित हो गई कि वो संडे में उनकी डेथ हुई। खैरपुर गुज्जर से हम ग्रेटर नोएडा के सैनी गांव की ओर बढ़े। सैनी गांव के विजय नागर हमें मिले। बीते एक सप्ताह के भीतर बुखार और ऑक्सीजन कम होने से उनके 2 चाचा की मौत हो गई। गांव वालों ने एक लिस्ट बनाई है जिसमें 19 अप्रैल से लेकर अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग होम आइसोलेशन में हैं। 19 अप्रैल को मेरे ताऊजी सुरेश नागर, जो पूर्व सांसद प्रतिनिधि थे, उनकी कोरोना से डेथ हुई कैलाश हॉस्पिटल में। उसके बाद फिर 28 अप्रैल को जो उनसे छोटे भाई जो हमारे चाचा थे, उनके वो भी कोरोना से एक्सपायर हुए। 19 अप्रैल से लेकर अब 12 मई तक की लिस्ट है, जिसमें 16 आदमी डेथ कर चुके हैं और अभी काफ़ी लोग बीमार हैं। हमारे चुनाव में कभी भी स्वास्थ्य कोई बड़ा मुद्दा रहा ही नहीं है। यही वजह है कि आज आपदा के वक्त आपको जो लाशें हैं वो सड़क पर मिल रही हैं, नदियों में तैरती हुई मिल रही हैं। ये दिल्ली से महज 35 किलोमीटर दूर और ग्रेटर नोएडा की गगनचुंबी इमारतों के बीच के गांव के हालात हैं। दूर दराज के गांव में कोरोना संक्रमण के फैलाव के बारे में सोचना ही एक डर पैदा कर देता है। ग्रेटर नोएडा से शशिकांत के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब आपको दिखाते हैं हाल दिल्ली के ही करीब गाजियाबाद के गांव का। यहाँ भी स्थिति वही है, हर रोज टेस्टिंग और ऑक्सीजन के अभाव में ग्रामीण मर रहे हैं। कई गांव कंटेनमेंट जोन बनाए जा चुके हैं। मोदी नगर जो गाजियाबाद में पड़ता है, यहाँ के सीकरी कला गांव में आधिकारिक तौर पर पिछले 14 दिन में 14 मौतें हुई हैं, लेकिन अनाधिकारिक तौर पर मौतें ज्यादा हैं। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला इस गांव में गए। हर गांव में, हर घर में किसी न किसी को बुखार आ रहा है। टेस्टिंग नाम मात्र की है, दवाइयाँ राम भरोसे हैं और अगर ऑक्सीजन बेड की जरूरत पड़ गई तो समझिए कि भगवान ही मालिक है। हमारे साथ इस गांव के प्रधान मौजूद हैं। सर, आपका नाम बताइए। सुरमेश शर्मा। सुरमेश जी, आप गांव के प्रधान हैं, क्या हालात हैं गांव में इस वक्त? सर, हालात बहुत गंभीर हैं, काफ़ी गंभीर है और भय का माहौल बहुत ज़्यादा। भय का माहौल ज़्यादा है। अभी हाल फिलहाल में आपके गांव में पिछले 2 हफ्तों में कितनी मौतें हुई हैं? 14 मौत हो चुके हैं और कम से कम काफ़ी लोग बुखार से जूझ रहे हैं। जो लक्षण कैरोनों बताए जा रहे हैं, खांसी, जुकाम, बुखार, सबके अंदर वही लक्षण है। मैं शर्मा जी, आपके छोटे भाई की डेथ हुई कोविड से। जी। क्या नाम था उनका? नरेश शर्मा नाम था। क्या हुआ था? सर, उससे पहले हल्का सा बुखार हुआ था। बुखार होने पे दवाई लिए, हमारे यहाँ डॉक्टर हैं रविंद्र गुप्ता, MBBS हैं, उनसे दवाई लेकर आया था। 3 दिन की दवाई के बाद उसको सांस उखड़ने लगी। उसकी कोई हेल्प नहीं, कोई ना तो मुझे एम्बुलेंस से कोई हेल्प मिली, ना कोई हॉस्पिटल का कोई हेल्प मिली, मुझे कहीं से कोई हेल्प नहीं मिली। फिर अपनी ही प्राइवेट गाड़ी में हम बेशक, चाहे भाई था हमारा,
बहुत बुरा हाल। अगर शायद टाइम पे मेरे भाई को ये चीज़ मिल जाती तो वो बच जाता। हेल्पलेस बिल्कुल, कोई कहीं से कोई भी मदद हमें मिल, ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा हमें। हमारी हिम्मत चली गई। इस कागजों में सब बता देते हैं सब चीज़ ठीक है, कुछ ठीक नहीं है। सरकारें भले ही कहते रहे कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बेड की कमी नहीं है, लेकिन अब जब गांव में भी पहुंच रहे हैं तो हालात शहरों जैसे ही हैं। यहाँ पर भी हर रोज़ लोग मर रहे हैं, कह रहे हैं बुखार आया, टेस्टिंग नहीं हो पाई और मौत हो गई। तो फिलहाल क्या शहर क्या गांव, कोरोना से हर जगह भीषण हालात हैं और लोग रोज़ मर रहे हैं। सहयोगी राकेश कुमार के साथ मोदी नगर के सीकरी कला गांव से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो एक तरफ लगातार बात कर रहे हैं कि अस्पतालों में उपकरण नहीं है, लेकिन कई जगहों पर उपकरण हैं तो उन्हें ऑपरेट करने के लिए प्रशिक्षित स्टाफ नहीं है। उत्तर प्रदेश में ये भयानक महामारी है, वेंटिलेटर्स की भारी कमी बताई जा रही है। उधर प्रधानमंत्री केयर फंड से यूपी के अस्पतालों को भेजे गए कई वेंटिलेटर बड़े पैमाने पर धूल फांक रहे हैं। उन्हें ऑपरेट करने के लिए प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ की भर्ती की ही नहीं गई। ऐसे कई अस्पतालों का हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी कमाल खान। एक कहावत है कि कूड़े के भी दिन फिरते हैं, फिर वेंटिलेटर तो वेंटिलेटर ही है। फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में 75 वेंटिलेटर एक साल से धूल फांक रहे थे। पीएम केयर फंड से 114 वेंटिलेटर आए थे, 39 इस्तेमाल हुए, 75 एक साल से पड़े थे। मीडिया में खबरें आने के बाद अब इस्तेमाल के लिए भेजे जा रहे हैं। शासन के दिशा निर्देशों में 50 वेंटिलेटर तो कैंसर हॉस्पिटल लखनऊ भेजे गए हैं, 15 वेंटिलेटर प्रयागराज मतलब इलाहाबाद मेडिकल में गए हैं और 10 जो हैं कल कमिश्नर साहब के आदेश पे मिलिट्री हॉस्पिटल आगरा को गए। बलिया के जिला अस्पताल में मंत्री उपेंद्र तिवारी मुआयना करने पहुंचे तो लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों की जानकारी दी। वो नाराज हुए। बलिया के सरकारी अस्पतालों में 29 वेंटिलेटर धूल खा रहे हैं क्योंकि उनको ऑपरेट करने के लिए स्टाफ नहीं है। मंत्री भी बेबस हैं, बस शिकायत कर रहे हैं। 18 वेंटिलेटर बसंतपुर में पड़े हुए हैं, 11 वेंटिलेटर जिला अस्पताल में पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार के ही पड़े हुए हैं, जो उस समय भी ट्रायल होकर के हैंड ओवर लोगों ने नहीं लिया। और इस आधार पर जो कल मैंने मीटिंग लिया उसमें 18 वेंटिलेटर खराब स्थिति में पड़े हुए थे। जिला प्रशासन और कमिश्नर ने और प्रमुख सचिव तक मेरी बात हुई। कौशाम्बी जिला अस्पताल में सरकार ने 24 वेंटिलेटर भेजे, इनमें से 15 प्रयागराज के एक प्राइवेट अस्पताल को दे दिए गए। 9 वेंटिलेटर जिला अस्पताल में धूल फांक रहे हैं क्योंकि यहां भी उन्हें ऑपरेट करने वाले एक्सपर्ट नहीं भर्ती किए गए। 24 वेंटिलेटर कौशाम्बी के लिए आए थे, जिसमें 9 ही यहाँ पे मौजूद हैं और उसे ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर की नियुक्ति नहीं है। संज्ञान में आया है, उसके लिए जल्दी से जल्दी जो व्यवस्था हो सकती कराएंगे। लखीमपुर खीरी के कोविड अस्पताल में 25 वेंटिलेटर लगाए गए, लेकिन 18 बंद बताए जा रहे हैं। यहाँ भी उन्हें ऑपरेट करने का स्टाफ नहीं है। डीएम कहते हैं कि वेंटिलेटर खराब हुए हैं, 24 घंटे में बन जाएंगे। वर्तमान में भी कुछ हमारे वेंटिलेटर्स खराब हैं, काम नहीं कर रहे हैं। उसके लिए इंजीनियर आ चुके हैं, वो देख रहे हैं और हम समझते हैं कि अगले 24 घंटे में उसको ठीक कर लेंगे। अलीगढ़ के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल को 60 वेंटिलेटर मिले थे। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के लोगों ने आरोप लगाया है कि 50 वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे हैं। पूर्व मंत्री दलवीर सिंह ने सीएम को लिखा है कि इस कोरोना काल में वेंटिलेटर जीवन रक्षक है। पीएम केयर फंड और विधायक निधि से 60 से ज्यादा वेंटिलेटर दिए गए थे, उनमें 50 वेंटिलेटर शोपीस बने हुए हैं। वेंटिलेटर न मिलने से हुई मौतों के लिए वो लोग भी किसी हद तक जिम्मेदार हैं जो यूपी के तमाम जिलों में वेंटिलेटर ऑपरेट करने के लिए स्टाफ की भर्ती नहीं कर सके। फिरोजाबाद में जितेंद्र, बलिया में करुणा सिंधु, कौशाम्बी में नितिन और अलीगढ़ में अदनान के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना की ये महामारी कई आम और ख़ास लोगों को अपना शिकार बना चुकी है। शास्त्रीय संगीत के मशहूर नाम पंडित राजन मिश्रा को भी इस बीमारी ने नहीं बख्शा। उनकी मौत पिछले महीने हुई और उनकी मौत के बाद बनारस में बीएचयू के अंदर डीआरडीओ ने 750 बेड का एक अस्थायी अस्पताल बनाया है, जिसे पंडित राजन मिश्रा अस्पताल का नाम दिया गया है। लेकिन उनके बेटे
इस बात से दुखी हैं कि अब उनके नाम पर अस्पताल बनाने का क्या फायदा, जब उनको जरूरत थी तब तो उन्हें कोई मदद मिली ही नहीं। बनारस के बीएचयू में डीआरडीओ के जरिए बना यह पंडित राजन मिश्र हॉस्पिटल है, जहां कोरोना के मरीजों का इलाज होगा। इस अस्पताल में 750 बेड हैं, जिनमें 250 बेड आईसीयू के हैं। उनमें ज़्यादातर वेंटिलेटर वाले बेड है, पर अफसोस जिनके नाम पर यह अस्पताल बना उन्हें एक अच्छी एम्बुलेंस और एक अदद वेंटिलेटर वाला बेड नहीं मिल सका, जिससे उनकी मौत हो गई। इसका दर्द भी उनके परिवार को है। हमारी इतनी ही रिक्वेस्ट है सरकार से भी और पूरे सिस्टम से कि जब हमारे पिता जैसे इतने बड़े सेलिब्रिटी, इतने बड़ी शख्सियत को समय पे चीज़ें नहीं मिल पाई, जैसे वेंटिलेटर है या फुली इक्विप्ड एम्बुलेंस है, ये चीज़ नहीं मिल पाई, तो इसमें हम सरकार का दोष नहीं दे रहे हैं। सरकार ने पंडित राजन मिश्र के सम्मान में इस अस्पताल का नाम रखा तो उनके बेटे का दर्द छलक कर बाहर आया कि अब उनके न रहने पर उनके नाम के अस्पताल से उनके पिता तो वापस नहीं आ सकते। ये दर्द अखबार की सुर्खियां बनी और जब एनडीटीवी ने उनके बेटे से बात की तब भी यह दर्द साफ दिखा। उनके बेटे का कहना है कि यह दर्द किसी और को न हो, इसलिए सरकार को बड़े बड़े प्रोजेक्टों पर हजारों करोड़ खर्च करने के बजाय अस्पतालों पर पैसा खर्च करना चाहिए। सरकार से हमारी अपनी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि कोरोना 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा या 4 महीने में ख़त्म हो जाएगा, तो आने वाले समय में जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे हज़ारों करोड़ के जो बात है कि इतने हज़ार का ये बनेगा, उतने हज़ार करोड़ का वो मंदिर बनेगा, ये मूर्ति बनेगी, उस पर पैसा ना लगा के अगर अच्छे फुल्ली इक्विप्ड अस्पताल और अच्छे एम्बुलेंस, अच्छी हमारा हेल्थ सिस्टम पे अगर पैसा खर्च दें तो शायद हमारे हिंदुस्तान में और कई घर उजड़ने से बच जाएंगे। बस यही एक रिक्वेस्ट है। पंडित राजन मिश्र के बेटे का ये दर्द यूं ही नहीं है, यह उनका अपना भोगा हुआ यथार्थ है जो छलक कर बाहर आ रहा है। वक्त रहते चिकित्सा व्यवस्था न मिल पाने के जिस दर्द से पंडित राजन मिश्र का परिवार गुजरा है, उससे कोई और रूबरू न हो सके, उसके लिए देश की चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करने की उनकी बेटे ने जो बात कही है वो जायज़ भी है और वक्त की मांग भी। ऐसे में सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। वाराणसी से गौरव द्विवेदी के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया।